नमस्कार मित्रों, आज 14 सितंबर है, यानी कि हिंदी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? आखिर हिंदी इलाके में, हिंदी वाले देश में हिंदी दिवस अलग से क्यों मनाने की आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर अनेक बोलियाँ और अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में 6000 भाषाएँ बोली जाती हैं और केवल एशिया में करीब करीब 2200 भाषाएँ हैं। और इन भाषाओं की फिर उपभाषाएँ हैं और बोलियाँ। कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी, यानी कि विविधता बहुत है। ऐसे केसेस में देश को पूरा एक सूत्र में पिरोने के लिए एक केंद्रीय भाषा का होना बहुत ज़रूरी है, और हिंदी भारत की केंद्रीय भाषा है। इसीलिए इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो दक्षिण भारतीय राज्यों में भी ये सब लोग इसको अपनाएं, और जो अंग्रेजी का जो ये छोड़ दिया गया है परिवेश अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसको धीरे धीरे करके उस पर निर्भरता कम करना और हिंदी को ही हर चीज़ की भाषा बनाना। तो ये उद्देश्य है हिंदी दिवस अलग से मनाने का। और हिंदी दिवस ही केवल नहीं मनाया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग से 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 21 फरवरी को हर साल पूरे विश्व में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि 21 तारीख को ही बांग्लादेश में, जो उस समय जब भारत से आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, तो उसके बाद पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय, आज का जो बांग्लादेश है, वो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के शासन के अधीन था। तो वहाँ पर अलग भाषा की जो मांग उठी थी और अपनी मातृभाषा के प्रति जो सम्मान के लिए आंदोलन हुआ था, वो बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, और 21 तारीख को जो है कि उनकी मांग मानी गई थी। तो और इसीलिए 21 तारीख को मातृभाषा दिवस के रूप में पूरे संसार में मनाया जाता है, 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी हुआ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो उस दिन नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था, और उसके लिए कि भाई भारत के बाहर भी अंग्रेजी हिंदी की लोकप्रियता बढ़े, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग से 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी को ही हुआ था नागपुर में, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। तो ये अलग अलग 3 प्रकार का दिन है जो कि मातृभाषा और हिंदी के लिए समर्पित है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये इसका इतिहास क्या है, और इसके अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कभी भी हूँ, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, तो पहले मैं हिंदी दिवस पर अपने द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और तत्पश्चात हम बात करेंगे हिंदी पर और हिंदी की समस्याओं पर, हिंदी जगत की, हिंदी साहित्य की अलग अलग समकालीन समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। तो पहले प्रस्तुत है मेरे द्वारा लिखी गई हिंदी दिवस पर हिंदी का को चाहती मेरी कविता। भारत की आवाज़ को दिल से बोल रही है ये हिंदी, एक अपनापन बोल चाल में घोल रही है ये हिंदी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहाँ से चाहो वहाँ सुनो, दिशा में हर एक भारत भाषा घोल रही है ये हिंदी। जन्मी है संस्कृत और पाली ने ही इसको पाला है, प्राकृत ने 500 सालों तक इसको संभाला है। सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड, मागधी भी बोला है, अपभ्रंशों में हिंदी ने इतिहास का दामन खोला है। निकली हूँ मैं अपभ्रंश से, बोल रही है ये हिंदी, भाषाओं में भाईचारा घोल रही है ये हिंदी। गुजराती, पंजाबी, उर्दू और मराठी, डोगरी, भाष असमिया, उड़िया हो या मैथिली या भोजपुरी, कश्मीर, कोंकण की या के बंगला, नेपाली हो, हिंद आर्य भाषा का कुनबा, मारवाड़, गढ़वाली हो। देवनागरी लिपि में सजकर डोल रही है ये हिंदी, दिल में द्रविड़, संथाली, चिलमन खोल रही है ये हिंदी। भारत की आवाज़ को दिल से बोल रही है ये हिंदी, एक अपनापन बोल चाल में घोल रही है ये हिंदी। नगा, मिजो या तांग खुल हो, खासी, दफला, गारो हो,
नगा मिजो या तांग फूल हो, खासी दफला गारो हो, उत्तर पूरब बोल रहा है, मणिपुरी महार या बोड़ो हो, तुलु तमिल हो या कन्नड़ हो, मलयाली ये भाषा हो, द्रविड़ दिलों में घुला हुआ छब भारत की ये आशा हो। इन सब बोली भाषाओं को जोड़ रही है ये हिंदी, प्यार बढ़ाकर आपस में मेल जोल रही है ये हिंदी। भारत की आवाज़ को दिल से बोल रही है ये हिंदी, एक अपनापन बोल चाल में घोल रही है ये हिंदी। गांधी जी की पहल पे वर्धा से आवाज़ ये आई थी, राष्ट्र की भाषा बनकर हिंदी फूली नहीं समाई थी। अंग्रेजी संग हर भाषा से प्यार ये हिंदी लाई थी, सितंबर की 14 तारीख हिंदी दिन कहलाई थी। इस दिन हम सब मिलकर प्रण लें हिंदीमय हो जाएंगे, हर जगहों पे हिंदी बोली शान से बोले जाएंगे। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप में हिंदी में लिख के आएंगे, या वैज्ञानिक सम्मेलन भाषण हिंदी दे आएंगे। जैसे मंदारिन चाइना रसिया में रूसी छाई है, वैसे ही हिंदी को भारत में इज्जत दिलवाएंगे। भारत को भारत से हर पल जोड़ रही है ये हिंदी, एक विनोद उमंग को दिल में घोल रही है ये हिंदी। भारत की आवाज़ को दिल से बोल रही है ये हिंदी, एक अपनापन बोल चाल में घोल रही है ये हिंदी। बोली जाती पूरी दुनिया, भारत की पहचान यही, अंग्रेज़ों से हिलमिल रहती इंडिया की है शान यही। नद में हिंदी डुबकी ले लें, अनमोल बही है ये हिंदी। नद में हिंदी डुबकी ले लें, अनमोल बही है ये हिंदी। क्रांति हिंदी गीत बनाओ, बोल रही है ये हिंदी। भारत की आवाज़ को दिल से बोल रही है ये हिंदी, एक अपनापन बोल चाल में घोल रही है ये हिंदी। ये हिंदी दिवस की एक कविता थी। यही मर्म लिए हुए कुछ और पंक्तियाँ हैं, प्रस्तुत हैं आपके सामने। भारत नद में कल कल बहती हिंदी स्वर्णिम धारा है। भारत नद में कल कल बहती हिंदी स्वर्णिम धारा है। हिंदी है अभिमान हमारा, मन अंबर ध्रुव तारा है। हिंदी से पहचान हमारी, हिंदी जग उजियारा है। तन में हिंदी, मन में हिंदी, हिंदी रूह उतारा है। निज भाषा में प्रेम का पुट है और अपनापन सारा है। हर भाषा का मोती चुनकर सुंदर हार उभारा है। कितने भी पाश्चात्य हुए हम, पूरब भी तो न्यारा है। अपनी मिट्टी की खुशबू से भावों को पुचकारा है। अंग्रेजी के ज्वार ने घेरा, जब नहीं दिखे किनारा है। हिंदी के इन पतवारों ने तब तब दिया सहारा है। आओ हम सब मिलकर हिंदी अस्मिता का मान करें, संस्कृति के आईने में फिर से अपना भान करें। आओ हम सब मिलकर हिंदी अस्मिता का मान करें, संस्कृति के आईने में फिर से अपना भान करें। एक देश की एक सभ्यता ने फिर किया इशारा है, अनेकता में एका अपनी नहीं कोई बंटवारा है। हिंदी अपनी है आज़ादी, हिंदी एक हुंकारा है। कभी न थमने वाली हिंदी जोश का एक फव्वारा है। क्रांति तेरे अंतर मन को हिंदी ने ललकारा है। हिंदी दिवस पे हिंदी गरिमा ने फिर पुकारा है। तो मित्रों, ये थी कुछ कवि मन के उद्गार। लेकिन ये तो हर आदमी चाहता है कि हिंदी आगे बढ़े, लेकिन आखिर क्यों हिंदी पिछड़ गई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कैसे आगे दुनिया में हिंदी को स्थापित करना होगा, कुछ इसी पर आइए कुछ विमर्श करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये मंजूरी दे दी थी कि ये हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। और चूँकि ऐसा उस समय प्रस्ताव आया था कि चूँकि बीच में जब तक लोग हर राज्य इसके लिए तैयार न हो जाए, इसलिए 15 साल के लिए अंग्रेजी को भी कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज के रूप में व्यवहार करने के लिए कहा गया था। हालांकि इतिहास ये गवाह है कि 1963 में फिर से एक नया एक्ट बना करके ये कह दिया गया कि अंग्रेजी को हमेशा के लिए रखना होगा और हिंदी को राजभाषा ही रहना होगा। राष्ट्रभाषा बनाने में लोगों का एकमत नहीं हो पाया था, इसीलिए वो फिर प्रपोजल रद्द कर दिया गया। क्योंकि दक्षिण से विरोध होने लगा, क्योंकि उनको लगने लगा कि आखिर हम लोग जो है कि हिंदी क्यों लें, आखिर उत्तर भारत का भाषा को हम पर क्यों थोपा जाए।
हालांकि त्रिभाषा फार्मूला आया था और त्रिभाषा फार्मूला अभी भी है। त्रिभाषा फार्मूला में है कि अगर एक तो लोकल लैंग्वेज को पढ़ना है, एक हिंदी पढ़ना और एक इंग्लिश पढ़ना है। तो आखिर जब भी अंग्रेज यहाँ पर थे और उसी समय मैकाले जो थे, जो जिनको कहा जाता है कि वो अभी भी मैकाले चले गए लेकिन उनकी आत्मा अभी भी भारत में रहती है। तो जो भी अंग्रेजी हम लोग हर चीज़ में पढ़ते हैं, ज्ञान विज्ञान की जो भाषा अभी भी अंग्रेजी इस देश में बनी हुई है, तो उसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो उन्होंने ऐसा बना दिया कि बिना इंग्लिश के कुछ संभव ही नहीं है। तो इसके वजह से जो है कि अभी भी उसको रखना पड़ रहा है। मैकाले ने ही अंग्रेजी को हर जगह करवाया था भारत में सन 1886 ईस्वी में। तो वो आज भी उसका अवशेष आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शुरू से ही हावी रही, क्योंकि हिंदी हीन भावना का शिकार हो गई और उसकी वजह से इसका ग्रोथ नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है, अब हालत बिल्कुल उल्टी है। ऐसा कहा जा रहा था कि भूमंडलीकरण के चलते हिंदी और पीछे जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि हिंदी का स्तर अब धीरे धीरे करके और बढ़ने लगा। जब आज़ादी मिली थी तो एक भी ऐसा हिंदी का समाचार पत्र नहीं था जो 30,000 से ज़्यादा सर्कुलेशन था जिसका, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका सर्कुलेशन लाखों में है। तो ये इस बात का द्योतक है कि हिंदी भूमंडलीकरण के चलते जो है कि इसका स्थान कमा नहीं और बढ़ा है। पूरी दुनिया में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपका मंदारिन, चाइना की भाषा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका ये स्पेनिश, अगर मातृभाषा के हिसाब से सोचिएगा तो स्पेनिश। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कहीं पर अंग्रेजी को रखा जाता है और कहीं पर हिंदी को रखा जाता है। तो कभी कभी तीसरे और कभी कभी चौथे स्तर पर इसको रखा जाता है। लेकिन अगर आप मातृभाषा को नहीं, ओवरऑल जो लोग हिंदी समझते हैं उस ढंग से अगर सोचिएगा तो इसका स्थान जो उन लोगों को भी संख्या जोड़िएगा जो हिंदी समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो वैसे केस में हिंदी पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा कही जाएगी आफ्टर चाइना। तो ये तो इसका ये है कि इसका ज़्यादा लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग बोलेंगे उस भाषा का उतना बल होगा। अभी भी यूनेस्को के 7 भाषाओं में हिंदी शामिल है, लेकिन अभी भी यूनाइटेड नेशंस का ये लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है। तो अगर जो भी यूनाइटेड नेशंस का लैंग्वेज बनने के लिए आप यूनाइटेड नेशंस में जो भी कुछ घटता है उसका सारा का अनुवाद करना होगा और उतना उनके पास बजट नहीं है। तो भारत को अगर $300 करोड़ अगर उनको दिया जाए तो उसके लिए वो तैयार हैं। तो भारत सरकार की ओर से जिस दिन ये पहल हो जाएगी उतना पैसा देने का, तो फिर वहाँ पर भी ये हिंदी पहुँच जाएगी और ये हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि ये एक न एक दिन यहाँ की सरकारें ज़रूर भी इसको करेंगी। अब आइए जानते हैं कि हिंदी का इतिहास कैसा है। अगर आप देखिएगा तो हिंदी का जो विकास हुआ है, वो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। और सबसे पहले जो जिक्र होता है वैदिक हिंदी संस्कृत के रूप में। तो संस्कृत के बाद फिर भाषा चूँकि बदलते रहती है, अपना रूप उसका चेंज होते रहता है, नए नए शब्दों को वो आत्मसात करते जाती है और जो है कि पुराने शब्दों को, जो ज़्यादा क्लिष्ट शब्द है उसको जनता स्वीकार नहीं करती, वो धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऐसे केसेस में बहुत सारा शब्द, जैसे कहा जाता है कि हर साल अंग्रेजी में करीब करीब 1000 शब्द नया जुड़ता है अलग अलग भाषाओं से लेकर के। उसी प्रकार से हिंदी में भी जैसे स्टेशन, अब स्टेशन जो रेलवे स्टेशन जो बोलते हैं, तो अब इसमें अगर इसका हिंदी बनाइएगा तो ध्रुव सकट विश्रामालय, तो अब इस प्रकार का लैंग्वेज को यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टेशन को ही लोग सामान्यतः स्वीकार कर लिया। ट्रेन भी आप बोलते हैं, लेकिन जो है लौह पथ गामिनी बोलने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसीलिए आप हर चीज़ का उस ढंग से अनुवाद नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आप इसको नहीं हिंदी में लिख सकते, तो उसको उसी ढंग से उसको हिंदी में आप खुद अपना ली है और उसको उस भाषा जो है वो हिंदी में समाहित हो गई है। तो उसको आप जो है कि उस ढंग से देख सकते। उसी प्रकार से जैसा मैंने कहा कि संस्कृत जो था उसके बाद जो है कि वो संस्कृत जो है करीब देखिएगा तो 1000 साल पहले से लेकर के जो है कि 3-4 हज़ार साल पहले ईसा पूर्व वहाँ से आप जोड़िएगा तो वो दौर था जबकि संस्कृत वहाँ से चली है। और संस्कृत का जो मिलता है वो
पुख्ता जो मिलता है ग्रंथ वो 1000 ईसा से 1000 साल पहले। और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो गई है आपकी प्राकृत में, और प्राकृत का ही 2 रूप हुआ, तो एक हुआ पाली, और पाली भाषा जो है उसी में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, और वो उनका काल था करीब करीब 500 ईसा से 500 साल पहले। तो वो थे उन्हीं के लगभग समकक्ष जैन महावीर भी थे, वो उन्होंने प्राकृत में अपना उपदेश दिया है। तो ये जो आपका संस्कृत के बाद प्राकृत आया, और प्राकृत का ही एक रूप पाली आया, और पाली के बाद फिर जो है कि अपभ्रंश का युग आया। और अपभ्रंश उसको कहा जाता था कि जो लोग आचार्य हुआ करते थे संस्कृत के, तो वो उन क्लिष्ट शब्दों को जनता चेंज कर के अपभ्रंश बोला करती थी, तो उसको वो लोग शास्त्रीय नहीं मानते थे, तो इसलिए उसको अपभ्रंश कहा जाने लगा, अपशब्द कहा जाने लगा। तो लेकिन वो चूँकि वो जनता की भाषा थी, और इसलिए उस समय जो काव्य लिखे जा रहे थे, लोकप्रिय होने का शर्त था कि वो उसी भाषा में लिखा जाए। तो अपभ्रंश में बहुत सारी रचनाएं शुरू हुई, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप देखिएगा तो करीब करीब जो है कि 800 ईस्वी में जो है कि आफ्टर सी 800 ईस्वी में आपको पहला जो ग्रंथ लिखा गया वो आपका सिद्धा जो ब्रजयान शाखा था बुद्ध बौद्ध धर्म का, उसका ग्रंथ लिखा गया, आपका सिद्धा लिखा गया। और उसके बाद फिर नाथ पंथ के लोग आए, जो कि वो शैव मत को भी मिला के, बौद्ध मत को मिला के एक नया संप्रदाय बनाए थे, तो उनका भी वो उसमें सिद्धा और ये नाथ संप्रदाय का भी ग्रंथ उसमें आया। तो ये जो आया वो 800 ईस्वी के आसपास आया, लेकिन इसको भी हिंदी नहीं मान के इसको अपभ्रंश ही कहा जाता है। तो कुछ लोग का कहना है कि सबसे पहले जो हिंदी शुरू हुआ वो आप मानिएगा कि आदिकाल से आप मान सकते, तो आदिकाल में जो सबसे पहला मिलता है पृथ्वीराज रासो का जो चंद्रबरदाई जो ये मिलता है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। तो ये जो उनका बेसिकली स्तुति गान हुआ करता था, उस समय बहुत सारे महाराजा का स्तुति गान लिखा गया, तो वो सब रचना मानी जाती है। और वैसे हिंदी जो शब्द है वो अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया बोला जाता है, क्योंकि जो फारसी के जो लोग होते हैं वो स नहीं बोल पाते, तो सिंधु के जगह पर वो हिंदू और हिंदी इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए जैसे सप्ताह हफ्ता हो जाता है, तो उसी प्रकार से स के जगह पर वो लोग ह बोलते हैं, तो इसीलिए वो वहाँ से फिर आया है आपका। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्द का उच्चारण शुरू किया, हिंदी शब्द का हिंदी जो एज ए शब्द है उसको यूज करना शुरू किया कि भाई इसको हिंदी भाषा कहा जाए। तो उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, तो अमीर खुसरो। फिर उसके बाद उसी दरमियान और भी बहुत सारे कवि हुए, विद्यापति जी हुए, तो उन्होंने भी अपनी रचनाएं लिखी। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो फिर आपका जो आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल में फिर आपका सगुन और निर्गुण 2 प्रकार की धाराएं फूटी। तो सगुन वाले में आपका कृष्ण के लिए सूरदास हुए, और जो राम के रूप में जो ईश्वर को मानते थे तो उसमें और उन्होंने स्तुति गान किया और उसके बारे में कविताएं लिखी, तो आपके तुलसीदास हुए। तो और एक जो निर्गुण रूप में फिर आपके नानक हुए और कबीर हुए। तो ये मुख्यतः ये लोग थे जो कि भक्ति काल को बहुत आगे ले गए, भक्ति काल के थ्रू हिंदी भाषा को समृद्ध करके गए, बहुत सारी रचनाएं की। फिर उसके बाद आपके बहुत सारे कवि आए, लेकिन फिर रीतिकाल भी आया। रीतिकाल जो कहा जाता है कि वो उस समय का दौर था जब करीब उस समय बहुत सारे वो भी स्तुति गान ही लिखा जाता था। तो महादेवी वर्मा और छायावाद बाद में आया। तो इस प्रकार से और फिर आधुनिक कविता का दौर आया। आधुनिक कविता में सबसे पहले भारतेंदु जी का जिक्र होता है कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो वहाँ से आधुनिक हिंदी का रूप शुरू हो जाता है और हिंदी साहित्य का रूप शुरुआत माना जाता है। और उसके बाद फिर दिनकर आए, बहुत सारे कवि आए, हरिऔध जी आए। तो इनका अलग अलग रचनाएं से हिंदी समृद्ध होती गई। और आज भी अब तो नया फिर प्रयोगवादी कविता आगे के आने के बाद
फिर बिल्कुल और मॉडर्न कविता, प्रयोगवादी कविता का दौर फिर शुरू हुआ, तो जिसमें कि वो मुक्त छंद कविता का ज़माना आ गया। तो इसमें इस ढंग से हिंदी उत्तरोत्तर ढंग से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ पर कि सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसकी वजह से भी बहुत लोग लिखने लगे हैं कि जो लोग ऐसे नहीं लिखते थे लेकिन उनको एक मंच मिल गया, अब ब्लॉग बनाना, अपना चैनल बनाना यूट्यूब में, और इस प्रकार से तो इस ढंग से लोग अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिए। तो इसके चलते अब हिंदी धीरे धीरे और भी ये जो है हिंदी साहित्य धीरे धीरे प्रचुर होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये समृद्ध होते जा रहा है। तो इस ढंग से ये फ्यूचर अच्छा है। अब बात रह गई कि आखिर आज के ज़माने में हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए ऐसा है कि अंग्रेजी को कहा जाता है स्काई लैंग्वेज। अब ये जोड़ता है, ये सबको जोड़ता है, जोड़ने वाला भाषा है। आप तभी आगे ले जा सकते हैं जब सबसे पहले तो ये ख्याल निकाल दीजिए कि आप बोलेगा कि नहीं यही भाषा सब, तो ये ख्याल इस ढंग से हिंदी को ही नुकसान है। आप किसी को हिंदी थोपने लगिएगा तो उसके प्रति ज़्यादा विकर्षण पैदा होगा, इससे हिंदी को ही नुकसान होगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो साउथ इंडियन लैंग्वेज को भी प्रमोट करना चाहिए नॉर्थ इंडिया में, जैसे तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, तो इसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है, खासकर संगम साहित्य जो तमिल में है बहुत समृद्ध है। तो ये हमेशा होना चाहिए सरकार के द्वारा प्रयास कि जो त्रिभाषा फार्मूला में साउथ इंडिया का लैंग्वेज को नॉर्थ इंडिया में पढ़ाना चाहिए, ऑप्शनल देना चाहिए, या तमिल लीजिए, तेलुगु लीजिए, कन्नड़ लीजिए, लेकिन एक लैंग्वेज जानिए, क्योंकि तभी ईमानदार प्रयास किया जाएगा। नहीं तो फिर तमिलनाडु के लोग कभी भी हिंदी को ज़बरदस्ती नहीं लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो हमारी भाषा को नहीं ले रहा तो हम क्यों लें। तो इस ढंग से थोपने से काम नहीं चलेगा और केवल नियम बना देने से काम नहीं चलेगा। और ज्ञान विज्ञान की भाषा है, अब तो बहुत सारे लोग, जो एक पीढ़ी निकल गई, 2-3 पीढ़ियाँ निकल गई और वो सब अंग्रेजी ज्ञान से ही विज्ञान को भी अंग्रेजी में पढ़ने का जो आदत लग गया। तो अब ऐसे केसेस में फिर से सब चीज़ को हिंदी लिखने के लिए लिखना भी सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप ऐसा अनुवाद कर दीजिएगा जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर उसको कोई प्रैक्टिकली समझेगा नहीं। आप कभी भी कोई किताब उठा के देखिएगा, जैसे एनसीईआरटी का रहता है, भूगोल का, या फिर तो ऐसा शब्द जिसको कि आप कभी समझ नहीं पाइएगा अगर हिंदी में पढ़िएगा तो, और इंग्लिश में आप उसको समझिएगा, क्योंकि अब उसको अंग्रेजी भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो भी पार्ट हो गया, वो समझिए वो हिंदी भाषा का ही शब्द बन गया, बहुत सारा ऐसा शब्द है। तो इस ढंग से आपको समझना होगा, प्योर शास्त्रीय ढंग से बिल्कुल शुद्ध रूप में हिंदी को अगर थोपने का प्रयास किया जाएगा तो इससे हिंदी को ही नुकसान है, इससे हिंदी का भला कभी नहीं हो सकता। हिंदी तभी आगे जा सकती है जबकि ये और जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और जो हमारे और भी जो मातृभाषाएं हैं दक्षिण भारत की, तो उन सब को भी लेकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है कि भाई तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ये पहल उत्तर भारत की ओर से भी आना होगा कि नहीं भाई, हम दक्षिण भारत की भी एक भाषा को ले रहे हैं तो आप भी हिंदी को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। ये ईमानदारी से करना होगा। यदि उनको लगेगा कि हम उत्तर भारतीय भी, अब बिहार के लोग भी अगर तमिल पढ़ने को इच्छुक हो जाएं तो उनको भी लगेगा कि हम भी, तमिलनाडु के लोग को भी लगेगा कि नहीं हमको भी हिंदी पढ़ना चाहिए। तो वो अंदर से निकलने वाली बात है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आप देखिएगा कि पूरे विश्व में तो भारत की 2 भाषाएं हैं जो टॉप 10, पूरी दुनिया में जो अगर पॉपुलेशन बोली जाने वाली संख्या के हिसाब से जोड़िएगा तो टॉप 10 लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज भारत का आता है, एक हिंदी और दूसरा बंगला। तो बंगला भी 2 देश में बोला जाता है, भारत का बंगाल और बांग्लादेश। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, लेकिन फिर भी वो टिक नहीं सका, क्योंकि भाषा इतना महत्वपूर्ण अंग है। भाषा के चलते ही उनको अलग होना पड़ा। और वो जो आंदोलन हुआ 21 फरवरी को 1953 के आसपास में, तो वो आंदोलन के बाद जो है कि इनको पूरी तरह से ये ख़त्म छोड़ देना पड़ा। और बाद में तो खैर बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन अलग तो बाद में हुआ, लेकिन ये जो न्यू उसकी पहले ही पड़ गई थी, क्योंकि आखिर कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा नागरिक उस पर दूसरी संस्कृति का, क्योंकि भाषा एक संस्कृति का निर्माण करती है, तो आपको कोई ये नहीं अलाउ करेगा कि भाई दूसरी संस्कृति का लोग दूसरे संस्कृति पर हावी होने लगे। तो ये किसी को भी नागवार गुजरेगा। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि बिल्कुल ये समझने लायक बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसी ढंग से आप धर्म के आधार पर भी तो एक समान था बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन फिर भी वो दोनों को भाषा के चलते अलग होना पड़ा। तो इसीलिए ये मातृभाषा बहुत ज़रूरी है। और
अगर हम जितनी ज़्यादा भाषाएं जानेंगे हमारा IQ उतना बढ़ेगा। तो ये भी एक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने के लिए ये हमेशा एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। खासकर बिहार के लोगों में ये दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पर जो त्रिभाषा फार्मूला में एक भाषा संस्कृत रख दिया गया है, तो संस्कृत का प्रैक्टिकल योग कुछ निकल के नहीं आ पाता, क्योंकि उसका यूटिलिटी नज़र नहीं आ पाता। तो इसीलिए जो है कि लोग को उतना बेनिफिट नहीं हो पाता। अगर लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि अगर कुछ नॉलेज के हिसाब से, हालांकि संस्कृत का चूँकि बहुत प्राचीन भाषा है और बहुत सारे भाषाओं का शब्द भी संस्कृत से गया हुआ है, मलयाली का तो बहुत सारा शब्द संस्कृत से गया हुआ है। तो भाषा तो अच्छी है, बट लेकिन एक बात तो है कि ये त्रिभाषा फार्मूला में यहाँ के लोग खासकर थोड़े से पिछड़ जाते हैं, क्योंकि संस्कृत का उनको रोज़मर्रा के जीवनचर्या में नहीं उनको फ़ायदा महसूस समझ में आता। अब जैसे कोई तमिल बच्चा है तो तमिल भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, तो उसको तमिल भी यूज हो जाएगा, हिंदी भी कभी इधर नॉर्थ इंडिया में आएगा हिंदी यूज कर लेगा, बाहर जाएगा अंग्रेजी यूज कर लेगा, तो उसका प्रैक्टिकली रोज़ का रोज़ यूज हो रहा है, तो उसका दिमाग ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब जैसे बिहार में अब संस्कृत वो बच्चा कहीं यूज करेगा नहीं, और हिंदी तो यूज करता है और अंग्रेजी, तो उसके चक्कर में उसका डेवलपमेंट कम हो पाता है। तो ये नॉर्थ इंडिया के लोगों को ये समझना होगा कि नहीं, साउथ इंडियन लैंग्वेज को भी एक लैंग्वेज को कम से कम वो ज़रूर पढ़ाई करे। उससे क्या होगा कि वहाँ की सारी संस्कृति से वो वाकिफ़ हो पाएगा, तभी भारत एक ये में हो पाएगा। और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, उसके बगैर ये संभव नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अंग्रेजी से उस प्रकार से विद्वेष भावना रखने से भी नहीं होगा कि हटा देना है, वो प्रैक्टिकली खुद भी हट जाएगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी संस्कृति से लगाव होता। बहुत सारी भाषाएं, और अभी तो भूमंडलीकरण का के ज़माने में जो पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ऐसे केसेस में आप किसी भी भाषा को किसी भी भाषा पर नहीं थोप सकते। लेकिन क्या है कि आदमी का जो रोज़गार होता है वो अब सब शहरों के अनुमुख होते जा रहा है, और वैसे केसेस में जब इंटरनेट है, मीडिया है, सारा चीज़ से आदमी अब अपने मूल जगह को छोड़ के बड़े महानगरों में बस रहा है और वहाँ पर बड़ी बड़ी भाषाओं को ही अपना ले रहा है, तो बहुत सारी छोटी भाषाएं विलुप्त हो जा रही हैं। अब उससे खतरा क्या है कि जैसे बोला जाता है कि लैंग्वेज बायोडाइवर्सिटी भी कम हो रहा है। तो अगर इसका खतरा सबसे बड़ा ये है कि लैंग्वेज बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ उस लैंग्वेज में उस सभ्यता ने जो कुछ भी खोजा था, वो चिकित्सा खोजा था, किसी चीज़ का घरेलू उपाय खोजा था, वो कृषि कार्य करता था, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ खोजा था, तो आप उसको भी ख़त्म कर ले रहे हैं। तो यदि भाषा विलुप्त हुई तो उसके साथ वो सारा ज्ञान भी विलुप्त हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, हिंदी का भला वास्तव में उन लोगों ने ही किया है, सही मायने में देखिएगा, तो जो हिंदी के अलावा और भी भाषाएं जानते थे, ताकि वो उनको दोनों का ज्ञान हुआ और उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया, कुछ दूसरे भाषाओं के चीज़ों को अनुवाद करके। अब जैसे अमेरिका में ही 30-40 यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाई होती, मॉस्को विश्वविद्यालय तो हिंदी अध्ययन के लिए बहुत ही फेमस जगह है। तो अब जो वहाँ के जो लोग थे वो रशियन बहुत सारे साहित्य को हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी साहित्य को रशियन में अनुवाद किया। तो ये जो चीज़ है, अब तो सॉफ्टवेयर भी बहुत सारा आ गया है, तो जो कि आप बोलते जाइए वो लिखते जाएगा। तो इसके चलते पूरी दुनिया सिमट करके एक जगह और एक ये में आ गई है। तो ये जो क्रांति हुई है, ये जो टेक्नोलॉजी की जो सॉफ्टवेयर क्रांति हुई है, तो इसके वजह से जो है अब वो दिन दूर नहीं जबकि हर भाषा, कोई भी भाषा में काम करना ख़राब नहीं माना जाएगा। अभी भी बहुत सारा अब जो उस प्रकार से दंश नहीं लगता है कि, लेकिन अभी भी जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर वहाँ पर हिंदी में कोई भाषण देना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो उसको ख़राब नज़रिए से देखा जाता है। तो ये धीरे धीरे करके इसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये केवल इंडिया में है। चाइना ने अपना मेडिकल साइंस चाइनीज़ में, मंदारिन में सब लिखवाया, जर्मन अपना जर्मन में मेडिकल साइंस लिखते हैं, सारे लोग फ्रेंच में लिखते हैं, लेकिन भारत में वो इंग्लिश का जो ये है वो अभी भी जारी है। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है और धीरे धीरे करके उम्मीद करते हैं। लेकिन ये फेल इसलिए होते जा रहा है क्योंकि सरकार का प्रयास ईमानदार होना चाहिए। आखिर जब तक साउथ इंडियन लैंग्वेज को आप उधर नहीं लाइएगा, तब तक जो है कि आप ये आशा नहीं कर सकते कि पूरे भारत में ये जो है कि, और दोनों आप तभी इंग्लिश को ख़त्म कर पाइएगा। और इंग्लिश को ख़त्म कर देने से नहीं होगा, क्योंकि आप उसके चलते आपको इंटरनेशनल रोज़गार का भी तो ऑप्शन है। आप अगर अंग्रेज़ी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और एक और भाषा भी जानते हैं,
तो आपको तीनों जगह रोज़गार मिल जाता, लोकल में भी और पूरे देश में भी और विदेश में भी। तो ये बुरा नहीं है, जितना ज़्यादा भाषा जानिएगा उतना ज़्यादा आपका IQ बढ़ेगा और सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो इस ढंग से तो संकुचित ढंग से नहीं सोचना चाहिए, हमारे हिसाब से थोड़ा सा ब्रॉड सोचना चाहिए कि भाई ये सब भाषा भी जितनी ज़्यादा भाषा हो सके वो जानना चाहिए, और सरकार को सर्वसुलभ कराना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषा आसानी से लोग सीख सके। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और एक चीज़ और भी है कि हम लोग इंग्लिश के और बहुत बोलते हैं इंग्लिश के ख़िलाफ़ और मन में उसका सेंटीमेंट रखते हैं, लेकिन कुछ बात और भी दिगर है कि आखिर जो भी डेवलपमेंट हुआ, हम लोग जो अपनी भाषा का भी आप इतिहास जब पलटिएगा तो आपको ये मिलेगा कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं और वो बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास भी जब उलटिएगा तो उसमें अंग्रेज़ का रोल आएगा। क्योंकि अंग्रेज़ आकर के अगर ये नहीं करते तो शायद हम लोग उतने सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चीज़ों को देख पाते जो आज हम लोग देख ले रहे हैं। ये जो विभाजन किया गया है ये भी जो एक अंग्रेज़ ने किया था 1927-28 ईस्वी के आसपास में। उन्होंने एक किताब लिखा था लैंग्वेज पर, जो इंडियन भाषा पर उन्होंने काम किया, और तब उन्होंने जो किताब लिखा था और उसके हिसाब से ये जो है कि आपका डिवीज़न है। बुल्गारिया के थे फादर बुल के, उन्होंने तो रामायण पर टीका लिखा, वो आकर यहीं रच बस गए। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो कृष्णा कंस्ट्रक्शन से जुड़े और अपनी भाषा सीख करके। तो इसमें कहने का बात यह है कि हम लोग को इस ढंग से नहीं सोचना चाहिए कि अंग्रेज़ी बिल्कुल ही, जैसे कुछ स्वाभिमान भारत वाले लोग करते हैं कि नहीं अंग्रेज़ी को ख़त्म कर दो, ये कर दो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो हम लोगों को सब भाषा को सम्मान करना होगा। दूसरे को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे, खुद के लिए सम्मान की आशा और उम्मीद करना पालना व्यर्थ ही कहा जाएगा। तो जब, और वास्तव में हिंदी का भला वही लोग कर सकता है जो और भाषाएं भी जानते हैं, ताकि वहाँ के ज्ञान को भी यहाँ लाएंगे। वो अनुवाद कौन करेगा? अगर हमको रसियन आता है और हिंदी भी आता है तब हम रसियन ज्ञान को इधर और इधर के ज्ञान को उधर कर सकते। तो ये ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए, और अब तो सॉफ्टवेयर भी आ गया है, तो अब तो हर भाषा को इधर से उधर करने का सॉफ्टवेयर, अब उम्मीद करते हैं कि 40-50 साल में तो बहुत आसान छोटा सा चीज़ हो जाएगा। कोई आदमी हिंदी में बोल रहा है और जब वो बोल रहा है वो तुरंत जो है कि उसको रूपांतरित करते हुए भी वो बड़ा आसानी से, आप हिंदी में वीडियो बना रहे हैं वो आपका अंग्रेजी में जो सुनना चाहेगा वो आराम से सुन सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब वो वीडियो पास होगा वो ऑटोमेटिक उसको चेंज कर देगा। तो ये अब बहुत छोटी मोटी चीज़ रह गई है, इसलिए अब पूरी दुनिया एक हो गई है। इसलिए अब इस प्रकार से आपस में विद्वेष भावना पालना भी उचित नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो छोटी से छोटी बोली भी है उसको भी संरक्षित करके रखना होगा, क्योंकि वो जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसके चलते आपका समझिए तो कल्चर विलुप्त हो रहा है। इसीलिए, और उस कल्चर में, उस भाषा में, उस बोली में बहुत सारा विविध प्रकार का ज्ञान का भंडार है कि जो लोग गांव में रहता था वो गांव से ही रहता था, तो वो लोग अपना सब कुछ डेवलप कर लिया था कि किस बीमारी में क्या देना है, घरेलू उपाय सब कुछ जानता था वो। तो इसीलिए अगर हमको वो ज्ञान भी संरक्षित हो जाए तो ये दुनिया और समृद्ध होगी। तो इसमें हम लोगों को यही ध्यान देना है कि एक दूसरे से विद्वेष न पाल करके ये एक दूसरे के सहयोगी बन के रहना है, तभी हिंदी का सही उत्तरोत्तर विकास हो सकता है। लेकिन अगर हम एकांगी होकर सोचेंगे कि कोई नियम सरकार थोपे तो उसको तो कोई मानने वाला है नहीं, क्योंकि 15 साल के लिए शुरू में बोला गया था, 15 साल का सीमा बढ़ा करके अनलिमिटेड कर दिया गया अंग्रेजी के लिए। और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि अब कभी भी कोई भी तमिलनाडु में रहने वाले लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हिंदी उन पर थोपा जाए। तो इसलिए वो अंग्रेजी को चुनना पसंद करेंगे बनिस्बत की हिंदी, और इससे अल्टीमेटली हिंदी को नुकसान होगा। तो इसका तरीका यही है कि आप उनकी भाषा को भी इक्वल रेस्पेक्ट दीजिए और उसको भी नॉर्थ इंडिया में पढ़ाइए, तभी जा कर के ये हम हिंदी के लिए एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। और जब हिंदी समृद्ध होगा तो हिंदी भाषी भी समृद्ध होंगे, देश समृद्ध होगा। एक सूत्र में पिरोने की ताकत है। और ये अल्टीमेटली टारगेट क्या होना चाहिए कि सब लोग सुखी हों और सब लोग खुश हों। तो भाषा इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। हर चीज़ कैरियर के लिए नहीं होता। ज्ञान विज्ञान तो ठीक है,
कि आप ज्ञान विज्ञान की चीज़ पढ़ते हैं तो उससे आपको कैरियर बनता है, लेकिन भाषा जो होती है वो आपकी संवेदनाएं, आपके जो है कि आर्टिस्टिक जो ये चित्तवृत्तियाँ हैं उसको उसके लिए होती हैं। तो धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है, तो दोनों चीज़ ज़रूरी है। आपका वो कोमल भाव जिसको कि आप नहीं नाप सकते कुछ सब्जेक्टिव जो भाव होता है, जो व्यक्तिनिष्ठ होता है, तो उसके लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिविटी तो आप साइंस के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिविटी है वो तो आपको भाषा के अध्ययन से ही होगा। तो इसमें आपको नौकरी की भी संभावना है, नौकरी भी मिलेगी, लेकिन केवल नौकरी के लिए हिंदी पढ़ना और पढ़ाना उचित नहीं है। ये एक संपूर्ण मानव बनाने में और एक संपूर्ण वैश्विक नागरिक बनाने में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इसीलिए हिंदी को विकसित करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें सब भाषाओं से बराबर मात्रा में प्रेम रखना होगा। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, संस्थापक विभागाध्यक्ष, चर्म एवं यौन रोग कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पर आपसे बातें होती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।